हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। तो आइए और मैं आज आपके लिए फिर से साइको टाइकून माफिया लव स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम काई होता है और वो मज़े से एक नॉवल को पढ़ रही होती है, कहानी को देख रही होती है और कह रही होती है कहानी कितनी बोरिंग है, जहाँ पे जो हीरो होता है वो सभी को मार डालता है और हीरोइन भी मर जाती है। ये कैसी बकवास सी कहानी है। अगर मैं इस जगह होती ऐसा मैं कभी भी ना करती। अगर मेरे पास पैसा और सब कुछ हो तो मैं भला अपने पति को छोड़ के किसी और से क्यों ही प्यार करूँगी। ऐसा बोलने के बाद ही वो तुरंत ही गिर पड़ती है और अपनी आंखें खोलती है। उसे पता चलता है कि वो एक नॉवल के अंदर घुस गई है। उसे वहाँ की नर्स से पता चलता है कि वो एकदम ठीक है और वो अपने पति मिस्टर हो से मिल सकती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका पति साइको टाइकून माफिया मिस्टर हुओ शाओ है। ये देखने के बाद तो हमारी जियांग कुई के होश ही हो जाते हैं। इसके बाद वो याद करती है कि उसका पति कितना डरावना है और देखने में वो कितना बुरा लगता है। उसने कैसे नवल के आखिरी में अपनी बीवी को मार डाला था, ये बोलते हुए कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता बल्कि तुम्हें मेरा छोटा भाई पसंद है, तो तुम उसके साथ ऊपर जाओ क्योंकि वो भी मर चुका है और तुम्हें भी मर जाना चाहिए। ये सब सोच के काई अपनी आंखें खोलती है और सोचती है अब वो ये सब गलती वो दोबारा नहीं दोहराएगी जो कि उस नॉवल में लिखी होती है। वो परिवार का छोटा बेटा लिंग आ जाता है। लिंग उससे बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। उसे चिल्लाते कि तुम खुद पागल हो और मुझे पागल क्यों ही बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से। वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की, मैंने ही तुमको वो परिवार में पहुँचाया था, क्या तुम भूल गई। वो सोचती है अरे यार मैं असली दुनिया में नहीं हूँ, मैं किताबी दुनिया में हूँ, मुझे सोच समझ के बातें करनी चाहिए। फिर वो तेज़ रफ्तार में जाती है अपने पति के घर और उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो इतने आलीशान महंगे बंगलों में रहती है। वो जाती है तो मेड उसका वेलकम करती है, तो रिटर्न में उन सभी को थैंक यू बोलती है। वो सोचती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा पति इतना अमीर है। तभी यहाँ पे उसका पति आता है, वो दौड़ के उसके ज़मीन के ऊपर गिर पड़ती है और बोलती है हस्बैंड तुम आ गए वापस। वो भी हैरान होता है कि आज उसकी बीवी को क्या हो गया है, वो कुछ ज़्यादा ही अलग बिहेवियर कर रही है। पहले तो वो उसे उठने के लिए बोलता है कि जियांग काई तुम उठ जाओ। जियांग कई पहले ही उठती है और बोलती है हस्बैंड आप आगे बताइए मैं आपके लिए खाने में क्या तैयार करूं। वो सब बोलता है कि अब तुम कौन सी नई चालें खेलने की कोशिश कर रही हो, मैं इन बातों में बिल्कुल भी फंसने नहीं वाला और तुम खुद ही दिन भर बहुत लोगों के बारे में सोचती हो। वो कहती है कि मेरा पति इतना हैंडसम सुंदर है तो मुझे और किसी के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मिस्टर शाओ से चले जाते हैं। इसके बाद वो मिस्टर शॉ के कमरे में जाती है। इतने महंगे महंगे सामान को देख के उसे विश्वास ही नहीं होता और सोचती है रियल ज़िंदगी में मैंने कभी भी इतने महंगे सामान नहीं देखे। तभी उसका हस्बैंड उसके सामने खड़ा होता है। वो तो उसकी खूबसूरती को देख के हैरान हो जाती है, सोचती है ये तो बिल्कुल किसी बॉलीवुड हीरो के तरीके बहुत ही सुंदर है। वो उसे बोलता है कि कम्बल लो और जाके बालकनी में सो जाओ। वो विश्वास ही नहीं करती और कहती है हम हस्बैंड वाइफ है, तुम मुझे बालकनी में सोने के लिए कह रहे हो। वो बोलता है क्या तुम भूल गए कि हमारी एक शादी कॉन्ट्रैक्ट है, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। वो सब बोलती है कि मैं बहुत ही कमज़ोर लड़की हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। वो बोलती है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें अपना अकाउंट दिखाती हूँ। वो कहता है ज़रा तुम भी अपना अकाउंट देख लो। उसके अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपये होते हैं। ये देखिए उसे विश्वास ही नहीं होता। मिस्टर वो से बोले होते हैं अगर तुम बालकनी में सो जाओगी जाके तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वो अकेले बेड में आराम से सो जाता है। वो उससे बोलते हैं मिस्टर हुआ पैसे देने मत भूलना। मिस्टर हुआ शाओ प्यारे हस्बैंड, और ऐसा बोल के बालकनी में सो जाती है जहाँ पे बहुत ठंड हवाएं चल रही होती है। वैसे जो ये विला होता है बहुत ही लग्जरी होता है, लेकिन उसने जानबूझ के हमारी हीरोइन जियांग काई को एक अच्छा कमरा नहीं दिया होता। इधर वो देखता है कि उसे ठंड लग रही है, उसका कवर भी हट जाता है तो उसे अच्छे से ढक के जाता है। अगले दिन उसकी नींद खुलती है। वो सोचती है कि कम्बल तो कल नीचे गिर गया था, मैंने इसे तो पहना नहीं था, क्या मेरे हस्बैंड ने मदद करी। फिर सोचती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना भी अच्छा नहीं है। इसके बाद अपनी महंगी महंगी ज्वेलरीज महंगे महंगे बॉक्स कपड़े हैंड बैग्स को देखते से विश्वास ही नहीं होता कि उसके पास इतना लग्जरियस ब्रांडेड सामान वगैरह होगा। वो खूबसूरत सी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आती है जिसे देख के उसका हस्बैंड मिस्टर वो तो शौक हो जाता है और लेन भी शौक हो जाता है कि यार ये कितनी सुंदर लग रही है। लेन सीट निकालता है काई के लिए बैठने के लिए
और काश वो चुपचाप बोलने कहती है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, मेरे हस्बैंड के सामने ज़्यादा चालाकी मत करो, क्योंकि मेरा हस्बैंड कैसा भी हो मुझे पसंद है। ये सारी बातें सुनकर लेन को गुस्सा आ रहा होता है। उसका हस्बैंड कंपनी जा रहा होता है तो वो उसे खुद ही कोट पहना रही होती है। वो उसकी इस अजीब बिहेवियर से हैरान होता है कि परसों तक तो ये मुझे नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई को पसंद करती थी, अचानक इसे क्या हो गया। वो उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी जाती है कि हस्बैंड गाड़ी में बैठिए और अच्छे से अपना काम करिएगा, बहुत ही सुरक्षित वापस आइएगा और जाइएगा भी। वो उसे बोलता है कि तुम अपना ड्रामा कब तक चालू रखोगे और तुम मुझे बार बार हस्बैंड कहना बंद करो। वो कहती है कि मेरे दिल में तो सिर्फ आप ही हस्बैंड में, इसके अलावा किसको हस्बैंड कहूँगी। वो उसे बोलता है अभी देखता हूँ। इसके बाद उसके सामने चेक रखता है और बोलता है अब मुझे हस्बैंड मत कहना। वो पैसे देखने के बाद तुरंत ही पलट जाती है, बोलती है जी मिस्टर हुआ आप चाहिए। उसकी इन बातों से वो हैरान हो जाता है कि यार ये कितनी पैसे की लालची है मिस काय। इसके बाद का हम सीने देखते हैं। वो परिवार के दोनों बेटों को एक लड़की पे क्रश होता है एंड इस लड़की का नाम लिली होता है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं लिली कितनी खूबसूरत है। तभी कुछ लोग बातें करते हैं कि अभी अभी का स्टाइल भी आने वाली है। सभी लोग बोल रहे होते हैं वो इतनी सुंदर भी नहीं है, लेकिन आज वो जैसे कपड़े पहन के आती ना सभी लोग शौक हो जाते हैं कि इतने अच्छे वो कपड़े कैसे पहन सकती है। इधर वो मिलती लिली से याद करती है कि वो परिवार के दोनों बेटों की ये क्रश है। वो सोचते हैं मुझे ऐसे फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, अगर मेरे हीरो को पता चल गया तो मुझे बुली करेगा। तो उसे अच्छे से बिहेव करती है और कहते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती, अपना एंजॉय करो। इसके बाद वो अपना मेकअप वगैरह कर रही होती है और स्टेज पे जाने वाले होते हैं। लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार काय की तो आवाज़ बहुत ही बुरी है, इतना बुरा गाना गाती है कि कान फट जाएंगे। तभी उसकी जो काय की असिस्टेंट होती है वो भी सोचती है कि यार उसकी वाकई बॉस अच्छा गाना नहीं गाती, भले वो खूबसूरत है लेकिन वो इतना सुंदर गाना गाती है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक जलने वाली लड़की उसे मारने के लिए आती है लेकिन उसे मिस्टर वो बचा लेते हैं। उसे चक्कर आने लगता है और वो गिर पड़ती है। मिस्टर वो ने उसका रिश्ता सभी के सामने पब्लिक नहीं किया होता कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और सभी लोग किचिक किचिक करके फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। अब वो अपनी आंखें खोलती तो देखती है कि मिस्टर वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। वो बोलती है कि आपने हमारे रिश्ते को कभी भी पब्लिक करने को नहीं कहा था, आपने मेरी मदद क्यों करी सभी रिपोर्टर्स के सामने। वो बोलता है छोटा सा एक्सीडेंट था और कोई इतना ध्यान नहीं देगा। फिर उसे बोलती है कि लास्ट टाइम मैं बालकनी में सो गई थी, मुझे ठंड लग गई है, इस बार क्या मैं बेड में सो सकती हूँ, मुझे प्लीज़ बालकनी में नहीं सोना। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कम से कम 30 लाख रुपए दिए थे इन चीज़ों के लिए, वो पैसे तुम मुझे वापस कर दो, फिर तुम आराम से सो जाओ जाके। ये सुनने के बाद तो वो नीचे वाले फ्लोर के सोफे में सो जाती है। वो उसे बोलता है कि तुम आराम से अब सो जाओ और अब मुझे दोबारा सेड्यूस करने की हिम्मत मत करना। अब वो रात में आता है, देखता है कि वो सो गई है तो उसे अच्छे से ढक देता है कि वो कम्बल से अच्छे से सो जाए। अगले दिन का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे वो खुद ही अपने पति को कंपनी छोड़ने की बात करती है और कहती है मैं तुम्हें खुद ही आज ड्राइव करके ले जाऊँगी कंपनी तक छोड़ने के लिए। वो तो शौक होता है कि इसे अचानक हो क्या गया। वो सोचती है कि मुझे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा तभी मुझे खूब सारे पैसे देगा। वो उसे गाड़ी चला के कंपनी तक लेके जाती है। वो कंपनी के अंदर उसका पीछा करती है और उसको टक्कर भी मार देती है। वो उसे बोलता है क्या कर रही हो तुम। वो बोलती है कि मैं गाड़ी की चाबी देने के लिए आई हूँ। वो उसे बोलता है तुम कैसे वापस जाओगी। वो बोलती है टैक्सी से। वो कहता है कि तुम इन गाड़ियों की चाबी को लो और कार चला के खुद ही घर वापस चली जाओ, क्योंकि तुम वो परिवार की बहू हो, ये सब ठीक नहीं लगता। वो खुश हो जाती है कि वाकई बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, कभी कभी दिलदार हो जाता है। आज वो अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े सेलेक्ट करती है कि आज वो कुछ अच्छी ड्रेस पहनेगी। इधर मिस्टर वो काम करके रात में वापस आ जाते हैं। वो मिस्टर वो के पास जाती है। मिस्टर वो बोलते हैं कि दादाजी का बर्थडे आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई गिफ्ट सेलेक्ट कर लेते दादाजी के लिए। उसे तय खाने में लेके जाता है। उसे डर लग रहा होता है कि अक्सर मैंने जो कहानियाँ पढ़ी उसमें बताया जाता है कि तय खानों में लोगों को काट मार के मार डाला जाता है, तो इन चीज़ों से डर रही होती है। वो बोलता तुम डर क्यों रही हो। वो बोलते तुम मुझे मारने के लिए आए हो ना। वो बताता है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें इतना मुझसे डर लगता है। फिर बोलता है कि मैं यहाँ पर लाइट को ठीक कर रहा था, देखो लाइट चली गई थी। वो बोलते हैं किसे भला डर लगता है। वो कहता है तुम्हें डरी हुई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था। फिर उसे कमरे में लेके जाता, बोलता है कि इस तय खाने में सबसे कीमती कीमती चीज़ें, इस तय खाने में कम से कम 100 से 200 करोड़ के बीच में महंगी महंगी वस्तुएं रखी हुई हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता। वो उसे बोलती है कि दादाजी को तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो कि दिल से लगा हो। वो उसे बोलता है मतलब। वो कहती है अगर तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया होगा जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बल्कि वो महंगा नहीं होगा। वो बोलता है कि मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाया गया।
ये सुनने के बाद तो उसका मुँह ही बन जाता है। फिर वो कह दिया, मैं क्या करूँ। वो उसे बोलती है दोबारा कि मुझे उसी बालकनी में नहीं सोना। वो बोलता है कि 30 लाख रुपए दे दो। वो कहती है कि हम इसे किस पे एक्सचेंज कर सकते हैं क्या। वो मना करता है। वो उसे बोलती है कि ठीक है, फिर मैं अभी इस चांस को छीन रही हूँ वापस। लेकिन वो उसे अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद उसका एक पार्सल आ जाता है। वो दौड़ते हुए अपना पार्सल पिकअप करने के लिए आती है। उसका हस्बैंड भी शौक होता है कि इसे अब फिर से क्या हो गया। वो बताती है कि मैंने दादाजी के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट तैयार किया है। इसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं। दादाजी हमेशा चाय पीते हैं और चाय पीने से उनके अंदर जो दिक्कतें होंगी वो ठीक भी हो जाएंगी। वो बोलता है कि लेकिन बहुत ही चीप लग रहा है। वो बोलती चीप नहीं है, अगर हम किसी को दिल से प्यार करते हैं तो हमें उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पैसे तो हर कोई दे देता है। और बोलती है कि तुम्हें इनमें से कुछ दवा खानी भी चाहिए। वो से बोलता है कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। इधर हम वो परिवार के चाचा को देखते हैं। वो अपनी माँ से कह रहा होता है कि अगर वो शॉ इस परिवार में आएगा तो मैं इस परिवार को छोड़ दूँगा। यहाँ तक कि उसकी बहू भी बात यही कह रही होती है। वो बोलते हैं कि वो बचपन से इस परिवार में नहीं रहा, उसे किडनैप कर लिया गया था। वो हमेशा अनाथालय में पला बड़ा है। उसे वो परिवार का 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन अभी उसने 20 साल की उम्र में उसने अलग ही कंपनी खड़ी कर रखी है। मैं उससे अपने बर्थडे में उस कंपनी का प्रोजेक्ट मांगना चाहता हूँ जिससे इस परिवार को फ़ायदा होगा। इधर वो उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है पार्टी में। वो बहुत ही खुश होती है। वो उसे बोलता है कि इधर उधर मत घूमना, बस मेरे साथ चलो। इधर वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। फिर कहती है कि मैं कुछ खाने पीने जा रही हूँ। वो उसे बोलता है कि देखो, पहली बात तो तुम मुझे मिस्टर वो मत कहना, क्योंकि हम इस पार्टी में आए हैं, यहाँ पे दादाजी भी होंगे, सभी लोग होंगे फैमिली के, तो तुम मुझे हस्बैंड कह के बुलाना। अब से हम इस पार्टी के लिए हस्बैंड वाइफ है, क्या तुम समझ गई। वो बोलती लेकिन आपने तो मुझे पैसे दिए थे कि मुझे आपको हस्बैंड नहीं कहना। वो कहता जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना बस समझो, ज़्यादा तुम्हें दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है ठीक है। इसके बाद उन दोनों को देख के लैंग थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है कि हमेशा से स्टार्टिंग से जो काई थी वो उसका पीछा करती थी, अचानक उसे क्या हो गया इन 4-5 दिनों में। अब वो मुझ पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ वो अपने पति हुआ शॉ पे ध्यान देती है। इधर लैंग मिलवाता है कि इससे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है। इधर जो उसकी फ्रेंड होती है मिस्टर हुआ शॉ का बेइज्जती कर देती है कि वो एक नाजायज़ बच्चा है। जहाँ पे हमारी हीरोइन अपने पति की तरफ से बोलती है कि मिस्टर हुआ इस परिवार के बड़े बेटे का बड़ा बेटा है, मतलब कि उसके पापा इस परिवार के बड़े बेटे थे। उसके मदर फादर दुनिया में नहीं रहे और मिस्टर वो का किडनैप भी हो गया है। इसमें भला मिस्टर वो की गलती कैसी है, तुम एक जो बाहरी हो। इसके बाद दादाजी भी उस पार्टी में आ जाते हैं। सभी लोग उनको ड्रिंक दे रहे होते हैं। मिस्टर वो को दूर से बुरा लगता है कि उसके माता पिता भी उस दुनिया में नहीं है और जो उसके चाचा चाचे ने बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। वो बहुत ही खुश है। ये देख के उसकी बीवी समझाती है कि देखो, तुम्हें ऐसी बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए और वो तुमसे भी प्यार करते हैं। वो दोनों आगे बढ़ के जाते हैं। जो उसकी छोटी चाची होती है, जो चाचा जी होते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम दिखाओ कि तुम क्या गिफ्ट लेके आए हो दादाजी के लिए। दादाजी बोलते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हारा महंगा गिफ्ट देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तुमने 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, अब तुम 25 साल के हो चुके हो। वो दिखाती है कि वो दादाजी के लिए दवा लेके आई है उनके बर्थडे पे। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कितना सस्ता सामान, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। वो देखती है कि उसके पति को गुस्सा आ रहा है काई, तो काई खुद बीच में आती है, बोलती है कि मेरा पति दिल से लोगों को प्यार करता है, तो उनकी सेहत के लिए वो दवाइयाँ लेके आया, जड़ी बूटियाँ। और पैसा तो आप थोड़ा ना मर के ऊपर लेके जाओगे, अगर सेहत अच्छी रहेगी तो लंबी ज़िंदगी जियोगे। ऐसा बोल के वो मैटर ख़त्म कर देती है। वो बूढ़े औरत को शक हो रहा होता है कि काई काफ़ी बदली बदली लग रही है। इधर काई याद करती है कि जब उसने कहानी पढ़ी थी तो कैसे जो हुआ शाओ ने सभी घर वालों को मार डाला था, क्योंकि कोई भी उससे प्यार नहीं करता था और वो अनाथालय में जब पला बड़ा था तो उसको हर कोई वहाँ पे परेशान किया करते थे। इन सब से तंग आके उसने सभी को मार दिया होता है। इन चीज़ों को देख कर डर जाती है। दादाजी को लगता है कि ये बिल्कुल भी चालाक नहीं है, तो उसे इग्नोर मार के दादाजी वहाँ से उठ के चली जाती हैं। उसने कुछ भी उगला नहीं होता मुंह से कि मिस्टर वो कैसा इंसान है, उसके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तरकीबें हैं। मिस्टर वो उसके पास आ जाता है कि जो लोग मुझे धोखा देते हैं मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ, मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। लेकिन तुमने आज एज आ पत्नी होते हैं कि नाते तुमने बाकी मेरा साथ दिया। हाँ, वो काफ़ी डरी हुई होती है जब वो ये बात बोलता है कि मैं लोगों को मार डालता हूँ। इसके बाद उसका हस्बैंड जा रहा होता है। वो उससे बोलती है कि उसे ये वाले कपड़े चाहिए। वो उसे पैसे की डिमांड करती है तो वो उसके कार्ड में पैसे भेज देते हैं। ये देखने के बाद वो खुश हो जाती है कि अमीर पत्नी होना अच्छी बात है, भले पति कितना भी खड़ूस निकले। और वो वाकई खुश भी होती है इन चीज़ों से। इसके बाद का हम सीने देखते हैं
कि वो उसका पति आ जाता है तो उसकी कोट खोलने में मदद करती है और बोलती है कि थैंक यू हस्बैंड। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें चेक किया था, अब हम घर पे हैं तो तुम मुझे पति कह के मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे मिस्टर वो कह के बुलाओ। वो कहती ठीक है बॉस मिस्टर वो। इसके बाद वो उसे बालकनी में जाने के लिए बोलता है कि तुम जाके बालकनी में सो जाओ। अगले दिन वो सो के उठती है तो जा रही होती है। वो उसे बोलता है कि हम लोग दादाजी के घर पे हैं, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए था कि तुम बालकनी में सोती हो। वो कहती है ओके मैं समझ गई। तभी अब छोटी चाची आ जाती है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान कपड़े वगैरह इस घर में फ़िक्स करा दिए हैं, तुम अपना देख लेना जाके। वो चाची जी से कहती ठीक है आंटी जी। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे वो एक डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम लोगों को रोल नहीं मिलेगा। ये देख के जो काई होती है वो उस डायरेक्टर का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कितने अगली हो। ये सुनने के बाद डायरेक्टर गुस्साने लगता है कि मैं अभी है डायरेक्टर को तुम लोगों को कास्ट करने नहीं दूंगा। एंड वहीं पे ही होती है ये विलन जिसका नाम सोमी होता है डायरेक्टर आ जाता है। वो बोलता है कि क्या हो गया। वो बोलता है छोटा डायरेक्टर है कि इसका रिश्ता हुआ शाह से। ये सुनने के बाद वो हमारी हीरोइन से शेक करता है, हैंड शेक करता है। ये देख के जो विलन होती है वो मुंह बना रही होती है सोमी। इसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है कुछ भी हो जाए तुम्हारी काई बॉस को ये रोल नहीं मिलने वाला। इधर वो ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के अपना रोल का ऑडिशन दे के आती है। इसके बाद उसके असिस्टेंट पूछती है कि मैडम खाई क्या हुआ। वो कहती है रुको मैं बताती हूँ। लेकिन वो डायरेक्टर बोल रहा होता है कि पक्का ऐसे निकाल दिया गया होगा, इस रोल के लिए इसे सेलेक्ट नहीं किया गया होगा। तभी अब हेड डायरेक्टर आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि हमने तुम्हें इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। ये सीन देखने के बाद सोमी भड़काती है लेंग को कि तुम फ़ोन करो काय को। ये उसके सुनने पे काय को फ़ोन कर रहा होता है। इधर काय फ़ोन रिसीव करती है और बोलती है कि फालतू में मुझे फ़ोन मत करो। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके असिस्टेंट से कि उसका जो एड्रेस है वो लीक हो गया है, वो घर से कहीं भी बाहर ना जाए। उसके घर पे बहुत सारे लोग नॉक नॉक कर रहे होते कि दरवाज़ा खोलो, तुम यहाँ छुपी बैठी हुई हो। वो डर के मारे कमरे के अंदर चुपचाप बैठ जाती है। तभी वहाँ पे उसका पति आ जाता है जिसे देख के वो काफ़ी खुश होती है, उसे हक कर लेती है कि मैं तो डर गई थी, बाहर के लोग दरवाज़ा ठोक ठोक कर रहे थे, मुझे लगा कि वो मुझे पीटने के लिए आए हैं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कम से कम मुझे बचा लो। वो उसे बोलता है कि पहली बात तो तुम डरो मत और तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, तुम सेफ़ हो। और उसे बाहों में उठा के लेके जा रहा होता है। जिन लोगों ने उसको धमकाने की कोशिश करी होती है वो सभी उसके सामने सर झुका के खड़े होते हैं। इसके बाद वो अपनी वाइफ से फ़ोन में बातें कर रहा होता है। वो उसे कॉल करती है। वो दिखावा ऐसा करता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद घर के नौकर भी बातें कर रहे होते हैं कि अब जो मालिक है काफ़ी खुशी रहने लगे जब से मिस काई ने अपना बिहेवियर चेंज किया है। इसके बाद वो अपने पति के साथ जाती है दादाजी से मिलने के लिए फैमिली डिनर पे। सभी लोग बैठे होते हैं फैमिली डिनर पे। दादाजी बोलते हैं कि सारी डिश जो बनी है हो जाओ वो तुम्हारे फादर को बहुत पसंद थी, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना होता है। ये सारी डिश जो बनी होती है वो सब चाची के बेटे लन के लिए बनी होती है। इधर हमारी हीरोइन उन सभी को जलाने के लिए बार बार ऐसी बातें करती है कि मुझे मेरा पति बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हम लोग बहुत जल्दी एक बच्चे की प्लानिंग करने वाले हैं। जहाँ पे छोटी चाची बोलती है तुम अभी बहुत ही यंग हो, तुम एक सेलिब्रिटी बनोगी, तुम्हारा फिगर इससे ख़राब नहीं हो जाएगा। वो अपने पति से बोलती पति अगर मैं मोटी हो जाऊँगी तो क्या तुम मुझे प्यार नहीं करोगे। वो ऐसे बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। वो कहती देखा ना चाची जी, मुझे मेरे पति हस्बैंड वो सब कितना प्यार करते हैं, उसे किस कर देती है। इस चीज़ को देख के मिस्टर वो काफ़ी हैप्पी होता है मन के अंदर। और ये सब देख के लैंग को गुस्सा आ रहा होता है। लैंग उन दोनों को रोक के बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को बोलो कि वो ये सब काम ना करे, मतलब कि वो मूवी मत बना, सेलिब्रिटी वो नहीं बन सकती, वो परिवार की रेपुटेशन ख़राब होगी। पहले तो बोलती है कि ये सब मेरा पति बोल सकता है, तुम्हें मैं बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो गाड़ी में बैठी होती है, उसे ठंड लग रही होती है, तो मिस्टर वो उसे अपना कोट देते हैं पहनने के लिए। ये देखने के बाद वो बोलते हैं कि चलो मिस्टर वो तुम तो मेरी केयर करते हो। इसके बाद वो सीधा आराम करने के लिए चला जाता है। इधर वो जाती है मिल्क पीने के लिए। फिर सोचती है कि आज मिस्टर होश का पेट नहीं भरा था क्योंकि सारा खाना बहुत ज़्यादा ऑयली था। तो वो जाती है उसको मिल्क देने के लिए कि मिस्टर हो चलो मिल्क पी लो।
वो उसे थैंक यू बोलता है, कहता है कि तुम इस मिल्क को यहीं पर रख लो, मैं बाद में पी लूँगा। वो नोटिस करती है कि वो मेरे कोट को देख रहा है। वो बोलते कि तुमने मुझे गाड़ी में कोट दिया था ना, एक काम करो तुम ये कोट वापस ले लो। फिर कहती ठीक है अच्छा मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, वो रात में शराब पी रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन को बहुत तेज फीवर होता है और वो जाती है पानी पीने के लिए और इसके बाद वो बेहोश होने वाली होती है। तो अब मिस्टर वो उसे देख लेता है, उसे पकड़ता है, उसे पता चलता है कि उसकी जो बॉडी है वाकई बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वो वहाँ के नौकरानी को बुलाता और कहता है डॉक्टर को बुला के लाओ। डॉक्टर आते उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगले दिन मिस्टर वो कंपनी चला जाता है। वो देखती है कि मेड से बातें कर रही, पता चलता है मेड से कि मिस्टर वो ने उसके लिए सारे गिफ्ट तैयार किए हैं। ये देखने के बाद उन गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि सारे डायमंड्स वाले महंगे गिफ्ट होते हैं। इधर हम रोमी को देखते हैं जो कि सभी लोगों को गिफ्ट्स बांट के अपनी तरफ कर रही होती है सभी लोगों को, जिससे वो सभी लोग रोमी की तारीफ़ करें। ये सब देखने के बाद हमारी हीरोइन एकदम लग्जरी कार से एंट्री लेती है। सभी लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो एक्ट्रेस का है वो काफ़ी अमीर है। ये देखने के बाद तो रोमी के भी होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि हाँ ये कार मेरी है एंड ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करी है। तो सभी लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। इधर रोमी अगले दिन लिली को बुली कर रही होती है, थप्पड़ वगैरह मार रही होती है। ये देखने के बाद तो हमारी हीरोइन बीच में आती है कि तुम खुद तो बुरी हो और दूसरों को भी बुरे काम करने के लिए मजबूर करती हो रोमी। अगर तुमने ये सब किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा दूर से वीडियो बना लिया है। उसे धमकी दे दी जिससे रोमी डर जाती है और लिली की मदद करती। लिली सोचती है कि पहले मैं इसे बुरा समझ रही थी लेकिन ये वाकई बहुत ही अच्छी है का है। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा थकी होती है, थक हार के घर वापस आती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम आज मुझसे बिना बात किए हुए जा रही हो। वो बोलती है कि मैं काम से बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। एक्ट्रेस लाइन भी काफ़ी काम करने वाली लाइन है और बोलती है कि मुझे तो अपना रोजी रोटी तो चलाना होगा। वो उससे बोलता है कि हम लोग पति पत्नी हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो बोलती है कि मानो अगर तुमने कल को मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी। वो बोलते हैं क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। वो बोलती है मैं डिवोर्स तो तुमसे नहीं चाहती, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं तो तुमसे हमेशा शादी करना चाहती हूँ। वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम अच्छा आराम करो। उसे जाते हुए देख रहा होता है। इधर उसे भूख लगी होती है तो मिस्टर होशा उसके लिए नूडल्स पकाता है। वो देख के हैरान हो जाती है कि इतना खड़ूस विलन, इतना रिच आदमी उसके लिए नूडल्स बना के लेके आया है। अगले दिन वो बड़े मज़े से नाश्ता कर रही होती है। वो उसके इस कपड़ों को देख के बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आजकल ऐसे कपड़े पहन रही हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। वो कहती हाँ मुझे ठंड तो लग रही है लेकिन मैं एक एक्ट्रेस हूँ ना, तो मुझे ऐसे कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। वो उससे बोलता है तुम अपने आप को एक कोट से ढक लो, तुम्हें ठंड लग रही है। वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड वाकई मेरी परवाह करता है। वो बोलता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम बाहर जाती हो तो तुम एक काम करो, 2 बॉडीगार्ड रख लो अपनी सेफ्टी के लिए। वो उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो अगले दिन दोबारा से शूट पे जाती है। वो जैसे ही जाती है सभी लोग उसकी केयर करने लगते हैं। वो लोग उसे खुद से गिफ्ट्स, पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह सब कुछ दे रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही काय की तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये सब देख के रोमी जल रही होती है क्योंकि इन सभी लोगों को मैंने गिफ्ट दिए तब भी मेरी तारीफ़ें नहीं कर रहे और काय ने कुछ भी नहीं दिया तब भी वो लोग इन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं। तो रोमी फ़ोन लगाती है लेन को कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो मुझसे मिलने के लिए शूटिंग के सुबह आ जाना, आज रात में शूटिंग है, मैं सुबह फ्री रहूँगी। वो कहता है ठीक है अच्छा मैं आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए। इधर सीन देखते हैं अगले दिन का। जो रोमियो होती है भड़का रही होती है लेन को कि तुम्हें ऐसा ऐसा कहना होगा, तो लेन मान जाता है उसकी बात और वो जाता है काय को भड़काने के लिए। इधर हम लिली को देखते हैं जो कि पसंद करती थी लेन को। इधर हमारी हीरोइन जो काय होती है वो लेन को इग्नोर मार के चली जाती है। अब वो जैसी ही रोड पे होती है सभी कैमरामैन आके उसे रोड में खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं और सभी लोग सवाल पूछे जा रहे होते हैं। ये सब देख के रोमी खुश हो रही होती है कि अब तो तुम फंस गए। सभी लोग उसका रिश्ता जानबूझ के लन के साथ जोड़ रहे होते हैं कि वो पैसे की लालची। तभी वहाँ पे उसके पति की एंट्री होती है। वो तो अपने पति को देखती रह जाती है। वो चुटकियाँ बजाता है कि तुम कहाँ खो गई हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो उसे हक कर लेती है कि अच्छा हुआ तुम पति मेरे आ गए, मुझे इन लोगों ने डरा दिया, वो सब मुझे परेशान कर रहे हैं। अब जब रोमी को पता चलता है कि वो शाह कोई और नहीं बल्कि उसका पति है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इस छोटी सी एक्ट्रेस काय का पति है। इसके बाद हम सीन देखते हैं बड़े ध्यान से अपने पति मिस्टर काय को देख रही होती है जो कि किसी से फ़ोन में बातें कर रहा होता है बिजनेस की।
थोड़ी देर बाद उसे किसी टीवी चैनल से फ़ोन आ जाता है कि हमें पता चला है कि मिस्टर वो इतने बड़े बिजनेसमैन आपके पति है, क्या आप हमारे साथ एक न्यूज़ में काम करेंगी। वो बहुत साफ साफ मना कर देती है कि उसका शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट शादी हो, मुझे खुद भी नहीं पता कि हमारा कब डिवोर्स हो जाएगा, तो मेरे पति ने मुझे मना किया है कि हम इस शादी को कभी भी पब्लिक नहीं करेंगे। इधर इसकी बातें मिस्टर वो सुन लेता है, इतनी सुन पाता है कि वो कह रही है कि हमारा कभी भी डिवोर्स हो सकता है। अब वो उसके कमरे में दूध रखने के लिए जाती तभी अचानक से मिस्टर वो सामने से आ जाता है बाथरोब पहन के। वो उसे बोलती है कि तुम अपना बाथरोब पहले पूरी तरीके से अच्छे से पहन लो। वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो बोलती है कि मैंने आजकल ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और उनका बहुत सारी एक्ट्रेस से अफेयर चलता है, क्या तुम्हारा भी किसी से अफेयर था। वो कहता हाँ, तो गुस्से में मुँह बना के चली जाती है। इधर हम रोमी को देखते हैं जो कि फिर से लिली को परेशान कर रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ मिल के। इधर लिली बाथरूम में बंद होती है और वो हमारी हीरोइन काय को फ़ोन करती है हेल्प मांगने के लिए, तो काय तुरंत ही जाती है लिली की हेल्प करने के लिए। उसे कोट वगैरह पहनाती है, बोलती तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो ये बार है, ये बार मेरे पति का है। इधर ये बातें हमारी हीरो तक पहुँच जाती है क्योंकि जो हमारा हीरो वो शाह था वो भी बहुत पहले लिली को पसंद करता था, मतलब लिली उसकी क्रश थी। जब उसे पता चलता है कि लिली को बुली किया जा रहा है वो भी उसके बार में, तो तुरंत ही वो जाता है, इधर देखता है कि इधर उसकी बीवी भी है। तो पहले बीवी को कोट पहनाता है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैंने लिली को बुली किया है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इधर लिली उसे थैंक यू बोलती है और कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, असिस्टेंट मुझे घर तक छोड़ देगा जाके। वो कहती ठीक है अच्छा बाय लिली, तुम आराम से जाओ। और ये सब रोमी देखती रह जाती है, उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। इधर वो गाड़ी में सो रही होती है, वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है, लेकिन वो बोल रही होती है कि मुझे 50,000 रुपये दो तब मैं उठ के चलूँगी। वो सिर्फ नींद में बोल रही होती है। वो उसकी इस बातों से हंस रहा होता है कि मेरी प्यारी बीवी सपनों में भी पैसों का लालच करती है। इधर वो आराम से सो रही होती है तो उसके पास लेन फ़ोन करता है, माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है, लेकिन वो बोल देता है कि तुम्हारी भाभी सो रही है, दोबारा इस नंबर पर फ़ोन मत करना। ये सुनने के बाद तो लेन डर जाता है क्योंकि वो होशों से काफ़ी डरता था, क्योंकि वो शव वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो तुरंत ही अपनी भाभी मिस काय का नंबर डिलीट कर देता है फ़ोन से। इसके बाद जो मिस्टर हो शाह होते हैं वो अपनी वाइफ मिस काय को सोते हुए किस कर लेते हैं। अगले दिन हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन का, जिसे होश आता उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो अपने पति के बगल में सो रही है, जो कि उसे बालकनी में सोने के लिए कहता था। वो उसकी पूरी बॉडी को टच कर रही होती है, लेकिन मिस्टर वो शाह उठ जाता और बोलता है मिस काय तुम क्या कर रही हो। अगले दिन वो किसी एक नई एक्ट्रेस से मिलती है जिसका नाम रोमिन होता है। रोमिन बताती है कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ। अब वो देखती है कि रोमिन के हाथ में बहुत बड़ा डायमंड है। वो बताती है कि डायमंड मेरे बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड ने दिया है। वो कहती है अच्छा। इसके बाद हमारी हीरोइन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं एक्ट्रेस जियांग काई हूँ। इधर उसके पति को पता चलता है कि उसकी वाइफ के नाक में चोट लग गई है। वो अपनी बीवी को मिस कर रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी एक हफ्ते के लिए गई होती है शूटिंग के लिए, लेकिन वो फ़ोन ऑन नहीं करता उसे। लेकिन हर जगह उसे अपनी बीवी जियांग काय की याद आ रही होती है। मेड दोबारा कहती है कि आपकी बीवी को चोट लग गई है, पति होने के नाते आपको एक बार फ़ोन कर लेना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से वो चला जाता है। इधर वो उसे 2 बार कॉल भी करता है, लेकिन जो जियांग काय होती है उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो तो बस अपनी नाक में लगी हुई चोट पे ध्यान दे रही होती है। वो उसे मैसेज करता है कि अगर तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड बंद करा दूँगा। ये सुनने के बाद भी तुरंत ही वो वीडियो कॉल उठा लेती है। वो उसे बोलता है क्या हो गया। वो मन के अंदर तो बस उसके डायमंड रिंग चल रही होती है जो कि रोमिन ने पहन रखी होती है। उसके चोट के बारे में पूछता है। वो कहती हाँ चोट लग गई थी। वो कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहती थोड़ा सा दर्द है। फ़ोन कट होते ही आधे घंटे बाद डॉक्टर आ जाता है। वो दोबारा से वीडियो कॉलिंग करती है कि डॉक्टर तुमने भेजा था। वो कहता है मेरे अलावा और कौन तुम्हारी चिंता करेगा। इसके बाद अगले दिन उसे कुछ फूल इकट्ठा करने होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, उसे फ़ोटो क्लिक करानी होती है। वहाँ के पेड़ लंबे होते हैं लेकिन वो तब भी अपना काम करती है और शूटिंग पूरी तरीके से ख़त्म करती है। सभी लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कि जियांग काय पहले से उसमें काफ़ी सुधार आया है, खूबसूरत हो गई है और अच्छा काम करने लगी है। ये सब देख के रोमी जेलस फील कर रही होती है क्योंकि वो हुओ शाओ को पसंद करती थी। हुओ शाओ और रोमी दोनों बचपन में अनाथालय में रहा करते थे और दोनों एक दूसरे को बचपन में अच्छे से जानते थे। इधर वो बैठी होती है, उसी डायमंड रिंग के बारे में सोच रही होती है जो कि रोमिन ने पहन रखी होती है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ पर में खुजली हो रही है, उसके पूरे चेहरे में दाना निकल आए। तुरंत ही अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाती है और सो जाती है। इधर उसका हस्बैंड आता है, तभी वहाँ पर रोमिन आ जाती है, बताती है कि मैं तुम्हारी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड रोमिन हूँ जो कि तुम्हारे साथ अनाथालय में रहा करती थी। वो
पल में बोलता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ। इधर हमारी हीरोइन को बुरा लग रहा होता है कि उसका जो पति है वो रोमिन से बातें कर रहा है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि रोमिन ही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है बचपन की। और उसे समझ में आता है कि जो डायमंड की रिंग रोमिन ने पहन रखी है, पक्का वो रिंग मिस्टर हुओ ने उसे दी होगी। ये देखने के बाद वो काफ़ी गुस्से में होती है। इधर उसको उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, वह अपना फ़ोन वगैरह चला रही होती है। इधर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुमने मुझे किस नाम से सेव कर रखा है, वो भी बूढ़ा आदमी के नाम से, तुमने मेरा नाम सेव कर रखा है। वो बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद बोलती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा गिफ्ट वगैरह नहीं दिलाओगे। और पैसों वगैरह की डिमांड कर रही होती है, तो उसे पैसे देने को तैयार हो जाता है। थोड़ा सा क्लोज होता है, तभी इन दोनों के रोमांटिक मूवमेंट में असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है, जिससे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम सीन देखते हैं, हमारी हीरोइन आराम से बैठ के फ़ोन वगैरह चला रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि वो एक हॉरर मूवी देख रही होती है, तो अपने पति के कमरे में चली जाती है। वो उसे बोलता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। वो उसे बोलती है मुझे पता है कि तुम रात में नींद में डरते हो, तो मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा। वो सोचता है कि ऐसा भद्दा मजाक है जो कि मैंने आज तक किसी के मुँह से सुना नहीं। ये खुद डरती है, मुझे बता रही है। वो उसे कमरे में आने देता है। वो कहती है मैं हॉरर मूवी देख रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करना। और वो एक सीन देखने के बाद तुरंत ही डर पड़ती है और तुरंत ही कस के मिस्टर हुओ को हक कर लेती है। वो भी उसे हक कर लेता, बोलता है डरो मत। इधर मिस्टर वो एक बार में बैठा होता है और वो अपने चाचा चाची को सभी को बर्बाद करने का प्लान बना रहा होता है, क्योंकि वो उन सभी से नफरत करता था, क्योंकि वो उसके बुरे वक्त में उसके साथ नहीं थे। इधर हमारी हीरोइन अपने पति को ढूंढते हुए आई होती है। आज उसका पति भी अपनी बीवी को बड़े प्यार से बुला रहा होता है। वो उसे डायमंड की रिंग दिखाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि उसका पति मिस्टर वो उसके लिए डायमंड की रिंग लाया है। वो उसके हाथ में पहना देता है। वो वाकई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हैप्पी होती है कि चलो कम से कम ये विलन है तो क्या हुआ, लेकिन सुंदर तो है ही ना, रिच तो है ही ना, इससे अच्छी किस्मत और किसकी होगी। तभी वो देखती है कि वहाँ पे लैंग था। उसे लगता है कि ये अपने छोटे भाई को दिखाने के लिए इसने मुझे अंगूठी दी है। वो उसे पूछती है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए अंगूठी दे रहे हो। वो कहता है और क्या, अंगूठी का मतलब ही होता है कि जिसे लोग पहचाने कि हम लोग शादीशुदा हैं। सुनने में तो उसे गुस्सा आ जाता है कि वो अपने चचेरे छोटे भाई लैंग को दिखाने के लिए उसने उसको डायमंड रिंग दी है। वो उसे उतार देती है, फिर कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ है, मैं रिंग को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वो कहता है रिंग मेरे पास नहीं है, ढूंढ लो कहाँ गई। वो कहती रिंग तो तुम्हारे पास अभी थी, कहीं तुमने अपने मुँह में तो नहीं छुपा रखी। और बोलती है कि मैं अभी तुम्हें किस करूँगी और किस करके तुम्हारे मुंह से रिंग निकाल लूँगी। एंड उसे किस करती है, लेकिन उसके हाथ में मुंह में रिंग नहीं आती। वो परेशान हो जाती है कि रिंग कहाँ गई। वो उसको किस करते हुए बीच में रिंग पहना देता है। ये देख कर वो शर्मा जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे काइल जा रही होती है अपने पति के साथ दादाजी से मिलने के लिए। दादाजी बातें कर रहे होते हैं अपने प्यारे पोते लंग से कि हम वो शौक को इस वजह से अपने घर पे रख रहे हैं ताकि हम उसके बिजनेस में हाथ पा सके, उसकी प्रॉपर्टी पा सके। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन काय भी सुन लेती है। वो देखती है कि उसके पति मिस्टर वो शाह ने बातें सुन ली है और वो इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपने पति से बोलती है कि तुमने क्या सारी बातें सुन ली। वो कहता है हाँ सुन ली। उसे समझाने की कोशिश करती है कि भले तुम्हें वो लोग प्यार नहीं करते, लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं जो कि तुम्हें प्यार करते हैं। और वो उसे ऐसा बोल के हक कर लेती है। वो उसे बोलता है कि मैं दुखी हूँ, तुम मुझे हक करो। तो उसे हक कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही उसकी क्लोज जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो नोटिस करती है कि आज कुछ ज़्यादा ही दुखी लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे साथ चिपकने वाला है। उसे दूर हटाती है कि रुको मैं तुम्हें कंसोल करने में मदद करती हूँ, और बोलती है कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराती हूँ। और बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आए, तुम उसे पियोगे तो तुम्हारा जो दुखी मन है थोड़ा ठीक हो जाएगा। वो इन चीज़ों को देख के थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये कैसी वाइफ है। अगले दिन वो अपनी शूटिंग ख़त्म करके एक हफ्ते बाद वापस आती है और क्रिसमस भी आ गया होता है। वो अपने पति से बोलती है कि क्या तुम मुझे घुमाने के लिए ले नहीं चलोगे। वो उसे कहता है ऑफकोर्स मैं ले चलूँगा। वो अपनी बीवी काय को घुमाने के लिए लेके जाता है। वो वहाँ पे अच्छे अच्छे खाना खाती है, फ़ोटो खिंचवाती है, पटाखों से भी खेलती है। उसका पति बस प्यार से अपनी बीवी की फ़ोटो वगैरह खींच रहा होता है। दोनों को बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं,
इधर वो अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है कि उसका पति पिकअप करने के लिए आएगा। तभी वो देखते हैं कि जो उसका पति है वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड रोमिन से बातें कर रहा है। लेकिन असली सच्चाई ये होती है क्योंकि वो अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा होता है कि मिस रोमिन, आपने मेरी वाइफ मिस काय को देखा क्या? लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मैंने नहीं देखा। इधर काय टेरेस में रो रही होती है क्योंकि उसका पति किसी और औरत से बातें कर रहा होता है। वो काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और वो उसे छोड़ के अपनी माँ के घर चली जाती है। इधर जो रोमिन होती है वो बताती है कि वो चाइल्डहुड में किसी को पसंद करती थी, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट वो है जो कि उनका बहुत ही प्यारा रिश्ता था। मैं उनकी बचपन की लवर थी। अभी सारी न्यूज़ हमारी हीरोइन तक भी पहुंच जाती है। उसको मनाने के लिए मिस्टर वो आता है। वो बताती है कि न्यूज़ में सब मिस रोमिन बोल रही है कि तुम उसके बचपन के प्रेमी हो और तुमने उसे डायमंड की रिंग दी थी। वो समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रही है, मैं उसे कभी मिला नहीं और ना मैंने उसे कभी कोई रिंग दिया। और उसे अपना लव कन्फेस करने के लिए उसे लव का बाइट दे देता है, लव किस कर देता है और बताता है कि मैं सिर्फ तुमको अपना मानता हूँ, तुम्हारे अलावा और मैं किसी को भी लव नहीं करता। इधर जो रोमिन ने सब बकवासें की होती है, मिस्टर वो एक लाइव कॉन्फ्रेंस करता है, सभी को क्लियर करता है कि वो मिस रोमिन को नहीं चाहता, वो ऑलरेडी शादीशुदा है मिस काय के साथ। अब बोलता है मिस काय, मैंने जो कुछ किया वो ठीक है ना, अब तो तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं है? वो क्या थी, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे लगा कि तुम रोमिन को प्यार करते तभी मैं तुमसे गुस्सा हो गई थी। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे पैसों का लालच नहीं करती। वो बोलती है अगर तुम मुझे अपने पैसे दे भी दोगे ना, मैं तभी तुम्हारा ख्याल रखूँगी। ये सुनने के बाद तो वो दोनों सच में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो जाते हैं दादाजी की पार्टी में, जहाँ पर दादाजी का बेटा लेंग एक अपना प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा होता है, लेकिन उससे कुछ लोग पकड़ ले जाते हैं बोल के कि तुमने प्रोजेक्ट चोरी किया है, और पुलिस ले जाती है कि हमें तुम्हें जांच करने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये देखने के बाद उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। वो अपने पति से बोलते हैं कि इस समय पक्का तुम्हारा हाथ होगा। वो बोलता है कि जो लोग मुझसे मेरी बीवी को, मेरी पैसों को और मेरी प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड ड्रामा ख़त्म होता है।